ऑफ बस ईयर एंड है, ईयर एंड में टाइम में आई थिंक किसी को मिल नहीं रहा था तो ऑफ कर दिया गया। ईयर एंड का ऑफ है और कुछ है नहीं। ठीक है चलो, लास्ट क्लास का क्या था भाई? लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कन्वेक्शन बताया था, ठीक है। कन्वेक्शन ये प्रोसेस क्या था भाई? इसमें एक्चुअल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता था ना, वो होता था मूवमेंट। जो अगर कोई कंटेनर में आपने पानी रखा हो तो पूरा पानी गर्म कैसे होता था, तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुआ करता था, ठीक है। कंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ करता था, हमने कंडक्शन भी देखा था। कंडक्शन में क्या होता था? कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद हीट एब्जॉर्ब करते थे, वो अगले वाले को ट्रांसफर करते थे, अगला उसके अगले अपने अगले को ट्रांसफर करता था, ऐसे ऐसे हीट का ट्रांसफर होता था। और कन्वेक्शन में एक्चुअल पार्टिकल ऑफ जो होते हैं ना, वो मूव करते हैं। एक्चुअल गर्म पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, और 10 जो पूरा का पूरा जो पानी होता है वो गर्म होता है, और ये फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल था ना, कन्वेक्शन फ्लूइड में इफेक्टिव होता है। चलो इसके बाद हम रेडिएशन पे आए थे, ठीक है। तो रेडिएशन में मैंने आपको एक थ्योरी बताया होगा, एक थ्योरम बताया होगा, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया होगा, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया होगा, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रेडिएशन में हम, रेडिएशन क्या था? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ करता था ना। रेडिएशन क्या था भाई? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। रेडिएशन क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती थी। हमने देखा कि सन अगर इतनी दूर है हमसे, उसके बावजूद सन का लाइट एनर्जी, सन का हीट एनर्जी अगर अर्थ तक पहुंच पा रहा है, तो उसका कारण यही है कि वो जो लाइट और हीट जो एमिट कर रहा होता है सन, वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है। और रेडिएशन किससे बना होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ये जो प्रोसेस है रेडिएशन वाला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये सब हमने देखा था, ठीक है। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में हम बता आपने मैंने आपको बताया हुआ कि प्रीवोस्ट ने बोला कि भाई जो रेडिएशन होता है, वो प्रीवोस्ट ने ये कहा कि भाई आखिर सन अकेले एनर्जी क्यों रेडिएट कर रहा है? सन के पास ऐसा क्या है कि भाई सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, और कोई दूसरा बॉडी किसी दूसरे टेम्परेचर पे होगा, उसका भी कुछ एरिया होगा, तो वो क्यों नहीं एमिट करेगा? तो प्रीवोस्ट ने बोला कि ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवोस्ट का यही पॉइंट था, ऑल बॉडीज, सभी बॉडीज, दुनिया के जितने बॉडीज हैं, ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन से आप समझ रहे हो, रेडिएशन कहने का जैसे ही मैं रेडिएशन वर्ड यूज करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे, ठीक है। कोई भी बॉडी होगा, किसी टेम्परेचर होगा, मैंने बोला कि -70 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस रखा हुआ है, तो ये भी एनर्जी अपना एमिट कर रहा है, ये भी अपना एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, ठीक है। ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो ये एक इसका एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसने क्या बोला था? बताओ, प्रीवोस्ट ने और क्या बोला था? प्रीवोस्ट ने एक और बात बोली थी, अगर कोई बॉडी रेडिएशन रिलीज कर रहा होता है, तो एट द सेम टाइम वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। पीयूष का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई आखिर अगर कोई बॉडी एमिट कर रहा है, मैं एमिट कर रहा हूँ, मेरे आसपास का ये दीवार, ये लैपटॉप, ये टेबल कुर्सी, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो मैं अगर एमिट कर रहा हूँ, तो जो मेरे आसपास के जो भी है, वो अगर वो भी एमिट कर रहा है, तो उनका एमिट किया हुआ मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, मेरा एमिट किया हुआ ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से प्रीवोस्ट ने बताया था। तो इसको समझने के लिए समझो कि सबसे पहले सपोज कर लो कि आप एक 70 डिग्री सेल्सियस, ये जो आपने एक ब्लॉक ले रखा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, आपने एक मैटर को ले रखा है 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो प्रीवोस्ट ने ये बोला, ये दोनों अब हीट का एक्सचेंज जो भी होगा वो इन दोनों के बीच होगा ना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रीवोस्ट ने ये बोला, ध्यान से समझो समझो प्रीवोस्ट ने क्या बोला। प्रीवोस्ट ने बोला कि एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा, बोला प्रीवोस्ट ने। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये प्रीवोस्ट ने बोला। तो थोड़े समय बाद क्या देखते हो भाई, अगर ये 70 पे रखा है, ये 40 पे रखा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? एक नेचुरल फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है? जो 70 डिग्री वाला सेल्सियस पे जो रखा हुआ बॉडी है, ये धीरे धीरे अपना टेम्परेचर लूज करेगा, और 40 पे जो रखा हुआ है वो अपना टेम्परेचर गेन करेगा। तो इसको मैं प्रीवोस्ट से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज जो था, कि सारा बॉडी एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट भी करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब भी करता है, इसको प्रीवोस्ट से आपको एक्सप्लेन करना है।
70 डिग्री सेल्सियस, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद आप देखोगे 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाता है, किसी एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो इसको आपको प्रीबोस्ट से एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो प्रीबोस्ट से? ठीक है। तो प्रीबोस्ट ने इसमें एक और पॉइंट बोला था, अपना जो थ्योरी दिया था उसमें उसने एक और पॉइंट बोला, जो रेट होगा ना, रेट ऑफ रेडिएशन जो होगा, रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स, ध्यान से देखो, इसी से मैं अभी जो ये पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर 70 डिग्री का कोई बॉडी है और अगर कोई बॉडी 40 पे रखा हुआ है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे आ जाता है, इसको हमको थर्मल रेडिएशन से एक्सप्लेन करना है ना। प्रीबोस्ट ने बोला कि ये भी रेडिएट करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी रेडिएट करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा। सन, आखिर प्रीबोस्ट ने बोला कि सन को ये प्रिविलेज क्यों है, सन के पास आखिर ये एकाधिकार क्यों है कि भाई सन सिर्फ दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक सन ही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई भी बॉडी किसी टेम्परेचर पे रखा है तो वो क्यों नहीं कर सकता है? तो उसको इसने एक्सप्लेन किया था। रेट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। 40 पे कोई रखा है, कोई 70 पे रखा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग ऑब्जर्व किया हुआ है। तो कैसे आता है थर्मल, आप प्रीबोस से इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है, आओ इसको देखते हैं। ध्यान से देखो भैया, ये 70 पे रखा हुआ था और ये 40 पे रखा हुआ था, और ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके ना अंदर से बाहर जा रहा है ना कहीं और कुछ नहीं हो रहा होगा, ये पूरी तरह से मैंने दोनों को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आइसोलेटेड। चलो, प्रीबोस्ट ने बोला कि ये एनर्जी रिलीज करेगा और एट द सेम टाइम ये एनर्जी को गेन भी कर रहा होगा। प्रीबोस्ट ने बोला कि भाई सारा दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट एनर्जी रिलीज भी करता है और थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है। प्रीबोस्ट ने उसके साथ ये बोला कि जो रेट होगा, रेट जो होगा वो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो अब देखो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा रेडिएट करेगा क्या? 70 का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका रेडिएशन ज्यादा होगा, मोर मोर रेडिएशन। 40 डिग्री पे जो रखा हुआ इसका रेडिएशन कम होगा, 70 वाले से तो कम होगा ना, इसका रेडिएशन लेस होगा। अब देखो, अगर 70 रिलीज कर रहा है तो 70 एब्जॉर्ब भी करेगा। 70 के पास एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? 40 वाला है। तो 70 रेडिएट ज्यादा कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए तो उसके पास सिर्फ 40 जितना इमिट करेगा, 40 जितना इमिट कर रहा होगा वो 40 ही एब्जॉर्ब करेगा ये। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो लेस होता है। समझ में आ रहा है भाई? इसका एब्जॉर्प्शन लेस होगा। नहीं सचिन, नहीं किया हूँ मैं, स्टडी किया हूँ, मुझे एक मिल तो गया है, मुझे एक मिल गया है। जैसे पावर पॉइंट होता है ना, तो पावर पॉइंट पे अगर मैं छोटा करूंगा ना पावर पॉइंट को, तो पावर पॉइंट पे छोटा करके मैं लिख ले रहा हूँ। बट पावर पॉइंट को जब मैं पूरा फुल स्क्रीन, ये जो फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, जब ये फुल स्क्रीन करता हूँ ना तो फिर वो गायब हो जाता था। जो इंक का मोटाई है ना, वो इतना मोटा तक आ गया था, लेकिन वो तभी तक रहता था जब तक मैं पावर पॉइंट का स्क्रीन छोटा करके रखता हूँ तब होता है। जब मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ तो ये बड़ा नहीं हो रहा था। तो इसको मुझे पूछना पड़ेगा किसी से, मैं देखता हूँ। बट वहां तक तो मैं पहुंच गया हूँ। तो अगली, जब आप अगली मंडे से आओगे तो आपको, अगर ये नहीं, अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उस छोटे स्क्रीन पे मैं पढ़ाऊंगा, उस पे बड़ा, उस पे मोटा दिखता है, उस पे इतना मोटा कुछ भी मैं लिखूंगा ना तो वो इतना मोटा तो आ ही जा रहा था, मैं देखा है, मैंने देखा है। तो इतना तो हो गया है, हो जाएगा, अगली क्लास से हो जाएगा, डोंट वरी। तो 70 वाला एब्जॉर्ब लेस कर रहा है, 40 वाला क्या करेगा? 40 वाला कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा भाई? 70 वाले से एब्जॉर्ब करेगा। और प्रीबोस्ट ने बताया था कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये रिलीज ज्यादा करेगा, तो 40 रिलीज ज्यादा करे, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, मोर एब्जॉर्ब। ठीक है, अब बताओ, यहां से आप बताओ, देख करके मुझे बताओ, अगर ये रेडिएट ज्यादा कर रहा है और एब्जॉर्ब कम कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए घटना चाहिए भाई? 70 वाले का, 70 रेडिएट, 70 रेडिएट सर ज्यादा, घटना चाहिए। एब्जॉर्ब कम करेगा तो अल्टीमेटली इसका टेम्परेचर किसी एक फाइनल घटेगा। 40 जो है वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है और रेडिएट कम कर रहा है, तो 40 का जो टेम्परेचर है वो अल्टीमेटली बढ़ना चाहिए। एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों की जिंदगी में आएगा कभी ना कभी, जब दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएगा। कॉमन टेम्परेचर पे कभी ना कभी तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, दिस इज अ थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, प्रीबोस्ट ने ही बताया था। ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पे जाना, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग भी इसी थ्योरम पे ही बेस्ड है, रेडिएशन पे ही बेस्ड है। तो दुनिया का सारा बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दुनिया का सारा बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। और रेडिएशन का जब भी मैं बात करूंगा रेडिएशन, तो रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ठीक है, EM वेव्स, इट्स EM वेव्स। इसके बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर ही हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक सिंगल चैप्टर ही हमें पढ़ना है। ठीक है, ये समझ में आया प्री बोस्ट का क्या था भाई? कुछ भी अगर समझ में आया हो। हाँ विशाखा, आ जाएंगे। अर्थ को, सन को एनर्जी रिलीज करने दो, वो 4 लाख साल अभी और रहेगा। अर्थ की अभी, सन की जिंदगी 4 लाख ईयर्स अभी बाकी है, 4 लाख ईयर्स अभी वो चल रहा है सन का जिंदगी। तो इतना साल जब वो सन कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो मेरे टेम्परेचर पे आ जाएगा। और तब हम, हमारा भी टेम्परेचर हर साल क्या होता है, हर 10 साल पे 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। हर 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस, अभी जो है ना, अभी 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 0.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये एनसीईआरटी की किताब जो है उसमें दिया हुआ है, 0.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का बढ़ा है पिछले 10 सालों में, इतना बढ़ा है। और अगर ये 1-2 डिग्री और बढ़ गया, 1 या 2 डिग्री अगर ये और बढ़ गया, तो अंटार्कटिका वगैरह का जितना आइस है सब पिघल जाएगा। तो अंटार्कटिका वगैरह के आसपास का जितना पृथ्वी जो धरती है, मतलब बोले तो धरती, स्थल 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 बोले तो जमीन, सारा जमीन भी वो डुबा देगा, अंटार्कटिका के बर्फ इतने बड़े हैं। और अभी अगर कल परसों का न्यूज आपने पढ़ा होगा, 3-4 दिन पहले का न्यूज आपने पढ़ा होगा, तो न्यूयॉर्क के बराबर का एक बर्फ का टुकड़ा जो है ना, वो अंटार्कटिका में अभी पिघल गया। अभी जस्ट परसों 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है। न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका का जो न्यूयॉर्क सिटी है, तो इसके एरिया के बराबर का बर्फ, न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है, तो इसके एरिया के बराबर का जो आइस है ना, वो आइस मेल्ट हो चुका है अंटार्कटिका में। अभी 4 दिन पहले ही वो पहाड़ तो वो फिर जो कहते हैं कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर तो मतलब हम कितनी भी कोशिश कर ले, अर्थ का टेम्परेचर हम कम कर ही नहीं सकते, अगर वो ऐसा मतलब हो रहा है ये इस थ्योरी के बेसिस पे तो। अ, कम तो नहीं कर सकते हैं, बट कम कर सकते हैं। या आप इस टेम्परेचर को तो आप कम कर सकते हो ना, इस टेम्परेचर को तो आप कम कर सकते हो। मान लो कि 10 साल में आपने 0.5 को लाया है, तो 10 साल में आप 20 साल में 0.5 ले आओ, इतना तो कर ही सकते हो। टेम्परेचर तो राइज कर ही रहा है अर्थ आज से। अर्थ जो भी साइंटिस्ट का जो भी थ्योरी है, वो थ्योरी यही कहता है कि आज से 50,000 साल पहले, या फिर जो भी है, एक समय पहले अर्थ पूरा एक आइस हुआ करता था। अर्थ पूरी तरह से एक आइस था। आइस का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते पृथ्वी जो हुआ ना, वो हमारे रहने लायक बना। बट एक्चुअल जब इसकी शुरुआत हुई थी, पता नहीं कब हुआ था, 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, उस समय अर्थ एक आइस हुआ करता था। आइस एज उसको बोला जाता है, आइस एज में था अर्थ। ठीक है, तो ये यहाँ से पिघलते, ये आइस एज से घटते घटते टेम्परेचर क्या हुआ, ये रहने लायक पृथ्वी बना। और आज हम रह रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो हो सर सके, आइस एज होती थी या मतलब पृथ्वी गर्म होती थी, क्योंकि ये यस सब सर, हमें तो फ्यूज आग का गोला पड़ रहा आग का गर्म गोला था, बट उससे पहले ये ग्लोबल था। आइस भी था। उससे पहले ये आइस भी था, आग का गोला कहीं से टकराया, फिर आइस को पिघलाया, तब जा करके कुछ ऐसा हुआ था। बट ये आइस वाइस भी था, ऐसा भी है। तो अल्टीमेटली ओके। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा ही। अगर ग्लोबल वार्मिंग को, अगर इसको, इस टेम्परेचर को ही कम से कम ये भी तो कम कर लोगे, अगर कोशिश तो ये कर लो कि भाई कम से कम इसको तो कम कर लो, ये तो हमारे हाथ में है। लाइक ये तो हमारे कारण से हो रहा है, ये सब तो हम, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर 10 साल में बढ़ गया अर्थ का टेम्परेचर, या 1 डिग्री सेल्सियस अगले 10-20 साल में और बढ़ गया 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री बहुत भारी पड़ने वाले हैं भाई। ये 2 डिग्री पे ही अंटार्कटिका के सारे बर्फ आप, आई थिंक, मतलब काफी असर पड़ेगा। और अगर वहां का बर्फ पिघलेगा तो समंदर का लेवल राइज कर जाएगा ना। अंटार्कटिका क्या है, समंदर, वहां से समंदर का लेवल राइज करेगा। और समंदर के किनारे जितनी बस्तियां हैं, अमेरिका क्या है, पूरा अमेरिका समंदर के किनारे बसा हुआ है। मुंबई जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो मुंबई रीजन है, मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे। मुंबई को तो 40 साल के अंदर अंदर पूरा मुंबई डूबने वाला है। 40 ईयर्स और है मुंबई का लाइफ। 40 ईयर्स में तो मुंबई पूरा डूब जाएगा, समंदर का लेवल वो बढ़ ही रहा है। तो ये सब है, अगर इन सबको कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान तो होगा ही। ठीक है, चलो, ये तो था हमारा रेडिएशन का, इतना ही था रेडिएशन से। रेडिएशन से एक प्रीवोस्ट थ्योरी आया, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है, एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का आता है। जो हमारा अगला पॉइंट है ना, वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं, है ना। अब पूरा का पूरा अगर बताने लगेंगे तो बहुत क्लास निकल जाएगा। मुझे और भी कुछ, आज लास्ट ही क्लास है आपका आज अभी, और अगले दिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मंडे को मिले तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। इसे थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं। देखो, होता क्या है कि
किसी एक ब्लैक बॉडी एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना, ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट रेडिएटर और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, बहुत ही अच्छी तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही अच्छा एक रेडिएटर भी होता है ये। तो इस पर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप दोगे ना, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी हम किसे बोलते हैं? लैम्प ब्लैक जो होता है ना, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के आसपास होता है। 100% ब्लैक बॉडी कुछ नहीं हो सकता है, असंभव है कि कोई बॉडी पूरा का पूरा एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर ली, ये असंभव होता है। तो लैम्प ब्लैक जो होता है ना, ये हमारा ऑलमोस्ट एक ब्लैक बॉडी के इक्विवेलेंट होता है, लैम्प ब्लैक। और ये लैम्प ब्लैक क्या होता है भाई? लैम्प ब्लैक से आप क्या समझते हो? तो पहले के समय में आपने अगर लैम्प में देखा होगा लैम्प कैसे जलता था, तो लैम्प जब जलता था ना, तो नीचे केरोसिन का एक डब्बा होता था और उसके ऊपर एक शीशा लगाया जाता था, ऐसे करके एक शीशा यस होता था। सर। ठीक है। तो जब वो लैंप जलता रहता है ना, तो लैंप जलने के देखो ना, आधे घंटे 1 घंटे बाद उस शीशा जो होता है ना, वो शीशे पे ना पूरा सा ब्लैक 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 परत चढ़ जाता है, पूरे शीशे को वो ब्लैक परत ढक लेता है। और फिर हम लोग उसको फिर साफ करो, फिर डालो, फिर 2 4 घंटे अच्छे से चलता था, फिर वो शीशा ब्लैक हो जाता था। फिर उसको कपड़ा वपड़ा डाल के साफ करो तो अच्छी लाइट आती थी, अगर साफ कर दो तो अच्छा लाइट आएगा। तो वो जो कालिक जो जमता था ना, कालिक केरोसिन वाला, उसको हम लोग लैंप ब्लैक बोलते हैं, लैंप का ब्लैक। तो सबसे अच्छा रेडिएटर जो होता है, सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी के करीब करीब जो जाता है ना, वो लैंप ब्लैक होता है। ये ऑलमोस्ट, ये हमारा एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के आसपास ये रहता है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है, जो कि 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, 100% रेडिएट कर दे, पॉसिबल नहीं है। बट ये लैंप ब्लैक जो है ना, वो नियर, मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी का ही होता है। ठीक है। तो लैम्प ब्लैक जो ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करता है? सबसे अच्छा अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है वो एक परफेक्ट रेडिएटर होता है, बहुत अच्छी तरह से वो एनर्जी को रिलीज करता है। सपोज करो कि आप किसी एक मेटल को गर्म कर रहे हो, किसी भी अगर लोहार वगैरह के पास गए होगे आपने, तो आपने देखा होगा वो लोहे वगैरह को गर्म करता रहता है। तो अगर आप उसको आप गर्म करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई ये पहले रेड होता है। आपने देखा होगा कि अगर ये टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन करेगा तो रेड होगा। अगर वो और हाई टेम्परेचर पे लेके जाएगा ना, इसी लोहे को अगर वो और हाई टेम्परेचर पे लेकर के जाता है, तो इसके रेड के बाद ना वो कुछ येलोइस कलर का आने लगता है, येलोइस होने लगता है, हल्का सा ना उसमें पीलापन आता है। ठीक है। और यस सर। और इसी लोहे को अगर वो लोहार और गर्म करता जा रहा है ना, और गर्म करता जा रहा है और हाईयर टेम्परेचर पे लेकर के चला जाता है, तो अब इसका कलर ना पूरी तरह से व्हाइट आने लगता है, एकदम ना व्हाइटिस, एकदम ना सफेद सफेद कलर आने लगता है। ठीक है। तो ये T1 टेम्परेचर पे कुछ ऐसा होता है, T2 टेम्परेचर पे कुछ ऐसा होता था, T3 टेम्परेचर पे कुछ ऐसा होता था। तो इसी फिनोमेना को विंस ने इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था कि कभी रेड, कभी अ, एक टेम्परेचर पे रेड आ रहा है, एक टेम्परेचर पे येलोइश कलर दिखा रहा था, एक टेम्परेचर पे व्हाइट दिखा रहा होता है, फिर किसी और टेम्परेचर को आप देखोगे तो वहाँ वॉयलेट, जितने भी कलर्स हैं हमारे वेवलेंथ, जो लाइट के जो वेवलेंथ है 7 विबग्योर जो होता है, विबग्योर का सारा जो है ना, वो हमें दिखने लग गया, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं। तो विंस ने इसी को एक्सप्लेन किया था। विंस ने क्या कहा था? अब क्या कर सकते हो आप, मान लो कि T1 टेम्परेचर पे आपने किसी बॉडी को गर्म किया, बॉडी गर्म करोगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा भाई। इसका टेम्परेचर आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया ना। इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, ये हर तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता क्या है? वो लाइट ही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो स्पीड क्या होती है उसकी? लाइट की स्पीड होती है। इस रेडिएशन को अगर आप किसी प्रिज्म से पास करोगे ना, अगर आप किसी प्रिज्म से इसको पास करोगे, तो ये 7 अलग अलग कलर में निकल जाता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये 7 अलग अलग कलर में डेविएट करता है। सबसे कम डेविएट करता है वो रेड होता है, सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है वो वॉयलेट होता है। ठीक है। तो विंस यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, करते करते वो इस कंक्लूजन में पहुंचा था कि इसका जो, अगर हम और अगर मैं किसका बात कर रहा हूँ, ओके सचिन, और अगर हम किसका बात कर रहे हैं भाई, हम लाइट का बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर आप बात करोगे तो एक आपने लेमडा टर्म भी सुना होगा, वेवलेंथ भी आता है उसके साथ। तो यस इस सर। विंस ने क्या किया? विंस ने इन सब का ना लेमडा निकाला, इन सब का लेमडा, ये एक टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे रेडिएशन हुआ, रेडिएशन निकल के उसके प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करने के बाद रेड लाइट का एक लेमडा निकाला गया, और इस लाइट में कितनी एनर्जी थी वो एनर्जी निकाला। विबग्योर के पास कितनी कितनी कितना इसका लेमडा था और कितना इसका एनर्जी था वो निकाला, इसका कितना लेमडा था और कितना एनर्जी था वो निकाला, और इसको उन्होंने प्लॉट किया एक ग्राफ पे। ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया? प्लॉट किया। तो वो क्या देखते हैं, किसी लेमडा पे, किसी पर्टिकुलर लेमडा पे जो टेम्परेचर था ना, जो एनर्जी आया ना, वो कुछ इतना आया। यानी रेड लाइट की एनर्जी जो थी वो सपोज करो कितनी आ गई, और लेमडा रेड लाइट का इतना था। जब उन्होंने और कम वाले वेवलेंथ का, और कम वाले वेवलेंथ नीचे आओगे तो वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो नीचे आते गए और सबका एनर्जी, सबका लेमडा कैलकुलेट करते गए विंस।
तो सबका लेमडा, सबका एनर्जी जब कैलकुलेट करते गए तो कुछ ऐसा उनको मिलता था, कुछ ये वाला ना, ये ऐसे। तो फाइनल जो कर्व बना था ना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल डेटा है ना, फाइनल जो कर्व बना था ना वो कुछ इस तरह से बना था। ठीक है, ये किस टेम्परेचर पे आया? T1 टेम्परेचर पे आया। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ, ये तो T1 टेम्परेचर पे आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो जो भी बॉडी ले रखा था, इन्होंने क्या किया, इसको फिर हायर टेम्परेचर पे और टेम्परेचर इसको देना शुरू कर दिया, और हीट देना शुरू कर दिया। तो अब ये T2 टेम्परेचर पे आया। T2 टेम्परेचर पे आने के बाद फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। फिर उन्होंने इसको प्रिज्म से पास किया, फिर उसके 7 रंग है, सातों रंग का उन्होंने क्या किया, एनर्जी निकाला और लेमडा निकाला, और फिर उन्होंने इसको प्लॉट किया। तो अगली बार जो प्लॉट आया ना वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फिर से किया, उन्होंने टेम्परेचर को और राइज किया, ये जो इस बॉडी को टेम्परेचर दे रहे थे, हीट दे रहे थे, इसको उन्होंने और राइज किया और बढ़ाया, बढ़ा करके ले गए। तो अब इसमें से और रेडिएशन निकलेगा। फिर से इस रेडिएशन को क्या किया गया, प्रिज्म से पास किया गया। फिर से ये रेडिएशन क्या था, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया। फिर से इसका एनर्जी निकाला गया और फिर से इसका लेमडा निकाला गया। तो अगली बार का एक्सपेरिमेंट फिर कुछ ऐसा आया, फिर सेम ऐसा ही करवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि हर बार जो आता था ना एक मैक्सिमम, जो हर बार उन्होंने क्या देखा, हर बार ना एक एनर्जी का एक मैक्सिमम फॉर्म आता था। एक एनर्जी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम मुझे मिलता था, एनर्जी क्या आता था, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे मुझे मैक्सिमम मिलता था। ये देखो, इसके लिए एनर्जी E3 मिला, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने लेमडा M3 बोल दिया। ये E2 मिला, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेमडा आया था, वेवलेंथ आया, उसको इन्होंने लेमडा M2 बोल दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आया, मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो लेमडा आया, इसको इन्होंने लेमडा M1 बोल दिया। दिस इज E1। ठीक है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट था उनका। इसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, इसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ये ये जो था वो T1 टेम्परेचर था, जो लेमडा 1 मिला था वो T1 पे मिला था, ये T2 पे मिला था, और ये T3 पे मिला था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, T1 और लेमडा M1 का प्रोडक्ट, T2 लेमडा 2 का प्रोडक्ट, T3 और लेमडा T3 का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था, एक फिक्स नंबर आता था। जब भी वो टेम्परेचर का और इस टेम्परेचर पे आने वाले एनर्जी के मैक्सिमम एनर्जी का लेमडा लेते थे, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या आता था, यानी कि T3 और लेमडा M3 जो था ना वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा था। हर बार जब भी वो करते थे तो ये T2 आया, और लेमडा M2 जो आता था ये भी फिर एक कांस्टेंट नंबर आया। फिर ये T3 लिए, T1 लिए, और लेमडा M1 लिए, तो अगेन ये मेरा क्या आया, कांस्टेंट आया। ठीक है, जब ये सब कुछ प्रैक्टिकल डेटा है, वो जो उनका एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर एक्सपेरिमेंट किया कैसे हुआ उन्होंने। तो एक बॉडी लिया, बॉडी को पहले टेम्परेचर पे रखा, उसको अगर बॉडी को हीट करोगे आप तो रेडिएट करेगा ना भाई। अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर आपने हाई कर रखा है, सन का टेम्परेचर, सन रेडिएट क्यों कर रहा है एनर्जी, उसके पास बहुत हायर टेम्परेचर है। तो अगर आपने इस रॉड का टेम्परेचर हाई कर रखा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। उस रेडिएशन वाले एनर्जी को आपको प्रिज्म से पास कराना है। पास कराने के बाद ये बहुत सारे कलर्स में टूटेगा, सारे कलर्स का आपको लेमडा एनर्जी, लेमडा एनर्जी, लेमडा एनर्जी निकालते जाना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। फिर उन्होंने क्या किया, इस बॉडी को अगेन हीट किया, हीट करके फिर एक नया टेम्परेचर पे ले गए। तो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया, फिर से उसके रेडिएशन को प्रिज्म से पास किया। अगेन ढेर सारे कलर्स में ये टूटेगा, सारे कलर्स का उन्होंने एनर्जी, लेमडा एनर्जी, लेमडा एनर्जी, लेमडा निकाला और नया ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर उन्होंने इसको बढ़ाया, फिर पास किया, फिर कैलकुलेट किया एनर्जी लेमडा, फिर ड्रॉ कर दिया इस पे। तो इस तीनों समय में उन्होंने इसको कैलकुलेट किया ना, तो देखा कि ये कांस्टेंट नंबर आता था। ये कांस्टेंट नंबर कौन सा था भाई, ये कांस्टेंट नंबर था 2.9 इंटू 10⁻³ आता था। ये कांस्टेंट फिक्स नंबर आ रहा था। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर आता था 2.9 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट आप निकाल सकते हो, इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन, और ये मीटर, मीटर केल्विन। ये कांस्टेंट जो आता था, तो कांस्टेंट का यूनिट होगा ना भाई, ये यूनिट होगा। इसको हम लोग विंस कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड विंस, विंस कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? बताओ पारस, सचिन, कोमल, बताओ विशाखा, समझ में आ रहा है? बताओ, पूछो, कोई यस डाउट है सर, इसमें? तो ये एक्सपेरिमेंट यस कैसे सर, आ परफॉर्म गया हो रहा समझ था? में। तो बेसिकली यही था कि उन्होंने क्या करा था, किसी मटेरियल को आप हीट करोगे तो वो रेडिएट करेगा, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका रेडिएशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर ये
तो इससे ये कैसे प्रूव हो गया कि भाई कभी ये रेड दिखाएगा, कभी ये येलोइश दिखा रहा होगा, कभी ये व्हाइट दिखा रहा होगा, इससे ये कैसे साबित हुआ? बताओ। इससे सर इस जो एक्सपेरिमेंट। लैम्डा की वैल्यू आ रही है उससे। यस 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 यस, राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये जो होता क्या था, इस एक वेवलेंथ में बहुत सारे लैम्डा है ना, इस एक, अगर ये जो एनर्जी का ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ था, बहुत सारे वेवलेंथ तो मुझे मिले, लेकिन एक जो वेवलेंथ था ना, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वाला जो वेवलेंथ था ना, ये वाला, ये इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। तो ये जो था ना, ये डोमिनेट करता था, ये सबसे ज्यादा ये डोमिनेट करता था। तो ये अकेला जो है ना, व्हाइट लाइट जो है ना, मान लो यहाँ पर कोई एक सब पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया होगा, जब व्हाइट डोमिनेट कर रहा होगा, जब येलो डोमिनेट कर रहा होगा, जब रेड डोमिनेट कर रहा होगा, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है ना, वो डोमिनेट करता है। E2 सबसे ज्यादा एनर्जी था, तो ये डोमिनेट करता था। E1 सबसे ज्यादा एनर्जी कभी लेकर के आएगा, तो उसमें ये जो वेवलेंथ होगा ना, ये वाला वेवलेंथ, ये डोमिनेट करता है। उससे ही एक्सप्लेन होता है कि कभी कब रेड आएगा, कब येलो आता है, कब व्हाइट, ये सब आता है। जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है ना, वो डोमिनेट करता है। ठीक है, लाइट जब वेव ट्रेवल करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं। जब वेव ट्रेवल करता है तो बहुत सारा वेवलेंथ लेकर के चल रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो होगा ना, वो डोमिनेट करता है। तो दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर भी डोमिनेट करेगा। भाई आपको एक ही वेवलेंथ का कलर दिख रहा है, ये कारण होता था। ये इसका इसका कंक्लूजन यही है कि मुझे एक ही कलर क्यों दिख रहा है, हिट, क्योंकि अब वेवलेंथ जो, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एमिट होता है तो उसके पास बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं। तो मुझे सिर्फ रेड वाला ही क्यों दिखा, मुझे सिर्फ येलो वाला ही क्यों दिखा, ये होता था। ठीक है, चलो यहाँ पे लेमडा 3 आ गया। अब इसकी मदद से आप सन का टेम्परेचर, सेलेस्टियल बॉडीज का हम टेम्परेचर भी निकालते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज का हम टेम्परेचर भी निकालते हैं ना। तो मतलब कि आपको यही पता चला कि पढ़ लिया विंस, विंस का काम क्या, यही नहीं पता चल रहा है कि विंस ने आखिर किया क्या था। तो विंस का जो एक्चुअल जो आया ना, विंस ने आखिर किया क्या। विंस ने जो आपका कलर्स के पैटर्न आ रहे थे, कभी रेड आता था, कभी येलो आता था, कभी वॉयलेट आता था, कभी कुछ आता था, तो वो क्यों आ रहा था। तो विंस ने बोला कि कोई एक टेम्परेचर जो होता है ना, वो डोमिनेट करता है, कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता है। तो जो डोमिनेट करेगा उसका आपको, अपनी आंखों से आप उसको देख सकते हो। हम लोग का देखने का रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई एक वेवलेंथ होगा जो डोमिनेट करता है, जो भारी पड़ता है सब पे, तो उसमें से कोई एक वेवलेंथ हमें दिख जाता है। अब इसी को एग्जांपल लेकर के आप सन का जो है ना, हाँ, ये कौन सा हाँ, अच्छा, हाँ, ये एक सवाल मैंने निकाला था भाई। चलो देखो, इस सवाल को आप लोग कर सकते हो क्या। देखो सेम सवाल है, मैंने पिछली क्लास में ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। देखो तो भाई पढ़ो तो इसको क्या बोल रहा है, अ बार ऑफ कॉपर। अभी मैं इसको विंस का मैं एक सवाल करवाऊंगा, बट ये सवाल देखते हैं पहले। अ बार ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का बार कॉपर है, एंड अ बार ऑफ स्टील ऑफ लेंथ आर ज्वाइंट टुगेदर। देखो वही सवाल आ गया। ये सर सर ऐसे वैसे ही क्वेश्चन है। था। ये कॉपर है और ये स्टील है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर स्टील जंक्शन। कॉपर स्टील जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, इसको टी नोट मान लेना। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, ये किसकी बात कर रहा है। सर रेट ऑफ हीट। या करंट, हीट करंट की ये बात कर रहा है आपसे, हीट करंट पूछ रहा है ना, हीट करंट बताओ। यस सर। हीट करंट कहीं से भी निकाल सकते हो, या तो कॉपर से निकाल लेना, या तो स्टील से निकाल लेना, ये तो कांस्टेंट आएगा। ये बात कर रहा है तो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा होगा। इस कॉर्नर को इसने 100 डिग्री पे रखा हुआ है, इसको 0 पे रखा हुआ है, तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, निकल जाएगा। यस। ये एच सी यस वर्मा का सर। सॉल्व सवाल है। देखो सवाल अगर नहीं बनाओगे, सवाल बनाओगे ना, तब जाके ये फॉर्मूले याद होंगे। डेल क्यू बाई डेल टी का जो फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 बाई एक्स। अपॉन एल। जब इस पूरे सवाल के साथ मत्था पच्ची करोगे ना, इस सवाल को बनाने में आपको, इसको आंसर तक लाने में आपको 1 घंटा लगेगा, इस एक सवाल को। लेकिन ये एक सवाल आपको ना कभी नहीं भूलेगा। भाई अगर आपने इस सवाल को 2-3 घंटा दिया, नहीं आंसर आ रहा है, फिर से बनाओ, नहीं आ रहा है, फिर से बनाओ, तो ये सवाल आपको कभी नहीं भूलेगा। और एक सवाल आपको पूरा का पूरा ये हीट करंट का फॉर्मूला याद करवा दे रहा है, काफी कुछ है भाई। हाँ चलो ये देखो, इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ए और बी ज्वाइंड है टू फॉर्म अ कंपाउंड टेबल। फिगर इसका नहीं दिया हुआ है, ओके चलो हटाओ उसको, फिगर नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा था, ये था और एक ये था।
फिर वही है, प्लेट का थिकनेस दे रखा है, इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका 2.5 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया है, आउटर सरफेस ऑफ एक का 100 कर पे रखा हुआ है और एक का 0 पे रखा हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो। ए में क्या पूछ रहा है? हीट करंट पूछ रहा है। पैरेलल रखे हुए हैं ना, तो ये ऊपर नीचे नहीं बनेंगे? नहीं, ये पैरेलल नहीं रखा हुआ है, ये जो फिगर मैंने नहीं इसमें शो किया है, बट इसमें ऐसे ही फ्लो कर रहा है हीट। एक्चुअली ये पैरेलल रखा हुआ है, लेकिन जो हीटर जल रहा है ना, वो यहाँ पे एक हीटर जल रहा है और आइस को यहाँ पे रखा हुआ है, तो हीट तो ऐसे फ्लो करेगा ना। तो ये दोनों सीरीज में होगा। ये पैरेलल आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर। जब आप करोगे तो पैरेलल आपको बस गुमराह करने के लिए दिया गया, ये पैरेलल में नहीं कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप हीट यहाँ पे दोगे ना, हीट अगर आप यहाँ पे दे देते 100 डिग्री, अगर आपने यहाँ लगाया होता, 0 यहाँ लगाया होता, तो ये दोनों जो होते ना वो पैरेलल में, पैरेलल। हाँ, कुछ ये यहाँ पे आ रहा होता और इसका कुछ हिस्सा यहाँ आ रहा होता, कुछ ऐसे ट्रेवल करता, तो ये दोनों पैरेलल में होते। लेकिन पिक्चर आपने को मैंने दिखाया नहीं, बट पिक्चर एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे हीट जा रहा है। तो ये सीरीज वाला किस्सा है, ठीक है। इसमें एक में हीट निकालना है, दूसरे में टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। देखो कितना हल्का सवाल है, बताओ एचसी वर्मा इतना टफ है क्या? इसमें सर क्या? मतलब निकालना है बी पार्ट में? बी पार्ट में कॉमन टेम्परेचर टी नॉट, यस सर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस का। बताओ ये सवाल कितना टफ है भाई। एंड द इक्विवेलेंट थर्मल, लास्ट इक्विवेलेंट, क्लास में। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना था, के डैश, जो एनसीईआरटी का सवाल था, और सेम एनसीईआरटी का ही सवाल है, सेम एनसीईआरटी का जो वर्क आउट किया हुआ है, जो एनसीईआरटी में जो सवाल को सॉल्व किया जा चुका है, सेम सवाल ही है, डिट्टो एज इट इज, बस उसका डेटा जो है ना आपका अलग किया हुआ होगा। अगर आपने उस सवाल को बना लिया होता तो ये सब सवाल कुछ नहीं थे। ऐसे ऐसे 7 सवाल एनसीईआरटी में, 7 सवाल। अगर आप ये 7 सवाल का आंसर लाके बैठ के बनाओ ना भाई, मतलब एक दिन 2 दिन लगाओ इस 7 सवाल में, 1 घंटे में आपसे नहीं बनेगा, आपको टाइम लगेगा, मैं तुरंत बना दूंगा, लेकिन इस एक सवाल को बनाने में आपको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। तो करो ना भाई, धीरे धीरे स्पीड आएगा। 2 घंटे में क्या आप एग्जाम में भी 2 घंटे में बनाओगे क्या? आपको यहाँ 2 घंटे में बनाना होता है ना, घर पे 2 घंटे, पहली बार बनाओगे 2 घंटा लगेगा, दूसरी बार बनाओगे 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार बनाओगे तो 1 घंटे पे आओगे, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बार बनाओगे तब जाके 2-2, 6-6 मिनट, 5-5 मिनट में आपसे सवाल बनेगा, तब आप आईआईटी के लेवल पे जाओगे। एक दिन में नहीं होता है यार, सब गलत ही सब, वो हमें, आप लोग पढ़ने का तरीका नहीं पता है आपको। इस एक सवाल को बनाओ, ऐसे ऐसे 7 सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वर्कआउट, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, एचसी वर्मा में वर्कआउट दे रखा है ना, वर्कआउट सारा सॉल्व करके रखा हुआ है, 7 सवाल लगातार, 1 2 3 4 5 6 7, सातों सवाल वर्कआउट किया हुआ है। चलो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये फिर वही है, एक 4x4x10 का रूम है, 4x4 ये होगा, ये मतलब ये जो पीछे का दीवार है ना, इसकी लंबाई 4 है और ऊंचाई 4 है, ठीक है। और इसका रूफ जो है ना, वो रूफ 10 का होगा, कुछ ऐसा होगा, जो भी है। रूम का स्ट्रक्चर देखो भाई कैसा होगा, 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, और फिर 10 इसका रूफ होगा, नहीं 10 इसका हाइट होगा। ये जो 4x4x जो ऐसे लिखा जाता है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखा जाता है। तो 4 लंबाई है इसकी, 4 चौड़ाई है, और ऊंचाई इसकी 10 है, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये कह रहा है कि अंदर में इसको कितना मेंटेन है। देखो ये रूम है ना, ये रूम है, ध्यान से समझो इस सवाल को, ये एक रूम है। एट सम इंस्टेंट टेम्परेचर आउटसाइड इज 40 डिग्री सेल्सियस, किसी समय पे बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस था और अंदर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। नेग्लेक्टिंग कन्वेक्शन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड इनटू द रूम ऑफ द रूफ, थ्रू द रूफ, इस रूफ के थ्रू, रूफ के थ्रू आपको निकालना है ना, ठीक है। तो रूफ कहाँ है, 46 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और ये 32 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आपको निकालना है थ्रू रूफ। फॉर्मूला क्या आएगा भाई, के ए बाई एक्स। तो रूफ की थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, रूफ की थिकनेस कितनी है वो पता होनी चाहिए। तो एक्स का वैल्यू आई थिंक ये 10 जो आएगा ना, वो रूफ का थिकनेस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। नहीं, अलग से दे रखा है, ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ थिकनेस 7.5 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये थिकनेस वगैरह यही 10 वगैरह लेके चलना, 10 वगैरह लेके चलना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कर, 5 सेंटीमीटर लेनी है क्या एक्स? एक 7.5 ले सकते हो आप, क्योंकि रूफ जो होगा वो 7.5 का हो सकता है, मान लो आप 7.5 का होगा। ब्रिक ऑफ थिकनेस या लेड
लेट डाउन ऑन द रूफ, अच्छा लेट डाउन ऑन द रूफ, रूफ पे रखा हुआ है 7.5 का, ठीक है। तो ये आपको इस रूफ का डिस्टेंस जो है ना वो दे रखा है, एक्स का वैल्यू क्या ले लेना आप, 7.5 ले लेना और करके देखना आप, यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर दूसरे में भी वही करना है, कैलकुलेट द न्यू रेट ऑफ फ्लो। तो अगेन इस पे क्या कर दिया गया, एक रेट ईटा रख दिया गया, ऐसा कुछ रख दिया गया है, ठीक है। निकालना इसको, निकल जाएगा, ठीक है। ये सब वर्कआउट किया हुआ, ये सबको आप देखना, अभी देख भी सकते हो, बट इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा और करना इसको। चलो एक और सवाल देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड इन रूम ऑफ टोटल वॉल एरिया इतना एंड मेंटेन एट अ टेम्परेचर इतना इनसाइड इट। चलो देखो ये क्या कर रहा है, एक रूम टेम्परेचर, रूम है, रूम का अंदर का टेम्परेचर कुछ फिक्स कर रखा है, अंदर का टेम्परेचर इसने फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, और बाहर का टेम्परेचर -10 पे फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा भाई, यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये जो ईंट जो दीवार था ना, वो दीवार किस चीज का बना, वो 3 चीज से बना हुआ था। पहले दीवार में, मतलब मान के चलो ये जो दीवार है ना, इस दीवार में मैंने पहले लकड़ी ठोका हुआ है, तो लकड़ी की कुछ मोटाई होगी x1। लकड़ी के बाद क्या आता है, सीमेंट आता है, तो ठीक है, तो थोड़ा सा सीमेंट होगा x2, और सीमेंट के बाद फिर ईंट है, ठीक है, तो ये x3, और यहाँ पे आपने T1 रखा हुआ है, यहाँ पे आपने T2 रखा हुआ है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे भाई बताओ। आपने अगर मैं आपसे पूछूं डेल क्यू बाई डेल टी निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। अगर सर लेंथ लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, और ऊपर जो k और एरिया दिया हुआ है, k भी दिया हुआ है, और t नहीं, टेम्परेचर T1 गलत माइनस गलत गलत है। और कोई बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे, बताओ सत्यम, बताओ सचिन, बताओ। सर मैंने लीव कर दिया था अभी 2 मिनट के लिए, मेरे पापा फोन आ गया था। ओके ओके, सचिन बताओ, तनीषा, भूमि, कोई बता सकती हो, बताओ, पारस, विशाखा, कनक, बताओ। ये सवाल में बताया हुआ भाई, आप ये तो कोमल गलत बता रही है, कोमल ने सिंपली तीनों को ऐड कर दिया, सिंपली तीनों ऐड होगा क्या, बताओ। सर ये अलग अलग निकालेंगे, x1 के लिए अलग और x2 के अलग और x3 के लिए अलग। राइट, ये R1 पहले आपको निकालना है रेजिस्टेंस, फिर इसका R2 निकालना है, फिर इसका R3 निकालना है, और फिर इन तीनों को आपको सीरीज में ऐड करना है, और फिर तीनों को ऐड करके R1 R2 R3 हो गया। फिर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और तब आपको ये वाला टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट आप अप्लाई करना, तब इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना। अब आपके पास डायरेक्ट आ गया, ये यस T1 सर। टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, एंड दिस इज योर R इक्विवेलेंट। तो इसका डेल क्यू बाई डेल टी निकालना कितना आसान है, डेल क्यू बाई डेल टी बराबर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज आंसर। बताओ भाई कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। विशाखा, कनक, बताओ, अनिष्का, इस न्यूमेरिकल में सर मेरे यस को सर। बोलो। सत्यम, कोई डाउट है, मैं फिर से बताऊं। यस सर। यस सर। देखो, एक जो था ना, ये जो दीवार से जो जो मतलब इस रूम में मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक टॉर्च, मान लो कि एक टॉर्च जला रखा है, एक लाइट जला रखा है इस रूम को, और रूम को मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स करके रखा हुआ है, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो सवाल ये बोल रहा है कि जो दीवार है ना, इसके 3 सेक्शन है, दीवार के 3। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार पे ना एक लकड़ी ठोक दिया है, इस पे एक लकड़ी ठोका हुआ है, तो जो हीट यहाँ से पास कर रहा होगा पहले वो लकड़ी में जाएगा। लकड़ी के बाद आपको सीमेंट प्लस्तर होता है, तो प्लस्तर में थोड़ा सा सीमेंट रहता है, हल्का 1 इंच 2 इंच का सीमेंट का प्लस्तर मारा जाता है, तो लकड़ी से पास करके हीट सीमेंट में जाएगा। सीमेंट से पास करने के बाद उस तरफ देखोगे कि एक ईंट लगा होगा, तो फिर वो हीट ईंट में जाएगा, ईंट में जाने के बाद वो बाहर उसको इन्वायरमेंट से मुलाकात होगी, बाहर के सराउंडिंग से मुलाकात होगी। ठीक है, समझ में आया। मैं जो अभी जो दीवार कैसा, दीवार का स्ट्रक्चर समझ में आया, दीवार का स्ट्रक्चर क्या है बताओ भाई। यस सर। दीवार यस 3 चीज से बना हुआ है। दीवार को मैंने एक तरफ लकड़ी, पहले तो मैंने लकड़ी ठोका, लकड़ी ठोकने के बाद आपको दिख रहा होगा सीमेंट, तो लकड़ी से पहले हीट पास करेगा, फिर सीमेंट से पास करेगा, और फिर ईंट से पास करेगा, और ये तीनों सीरीज कनेक्टेड है, तीनों सीरीज कनेक्टेड है। तो ये सबसे पहले क्या है, ये वुड है, ठीक है, वुड के बाद थोड़ा सा सीमेंट है, और सीमेंट के बाद फिर एक ब्रिक है, ठीक है। और ये रूम के अंदर मैंने यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे मैंने 20 डिग्री मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने -10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा भाई
स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इसके थ्रू आप हीट निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, किसी सेम रहेगा। भी एरिया के थ्रू निकालना, सब सेम आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई हीट करंट डेल क्यू बाई डेल टी आपसे पूछा जा रहा है, बताओ भाई। तो इसका निकालने का तरीका क्या है भाई, क्या करोगे आप, इसका कुछ एक लेंथ होगा, x1 लेंथ तक लकड़ी की कुछ एक मोटाई होगी, कुछ एक मोटा मोटा जो पार कर रहा होगा लकड़ी, तो कुछ मोटाई होगी उसकी। सीमेंट का भी कुछ मोटाई होगा, और जो ब्रिक है ब्रिक का भी कुछ एक मोटाई होगा। तो पहले इसका कुछ वुड लकड़ी है तो लकड़ी की कंडक्टिविटी अलग होगी, सीमेंट है सीमेंट की कंडक्टिविटी अलग होगी, ब्रिक है ब्रिक की कंडक्टिविटी भी अलग होगी। ठीक है, तीनों का एरिया सेम दे रखा है, तीनों का एरिया सेम होगा, एरिया सेम दे रखा है क्वेश्चन। तो मैं पहले R1 निकालूंगा, R1 बराबर x1 बाई K1 A1, A1 तीनों में सेम है, एरिया सेम रहेगा। फिर मैं R2 निकालूंगा, x2 बाई K2 A2, और फिर मैं R3 निकालूंगा, x3 बाई K3 A3। तो जब आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हुआ करते थे तो आप क्या करते थे, जब आप तीन रेजिस्टेंसेस होते तो क्या करते थे, आपने इन तीनों को सॉर्ट करके एक सिंगल रेजिस्टेंस आप बनाते थे। ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस आप बनाते थे, तो मैं वही करूंगा। मुझे पता है कि ये तीनों सीरीज में है ना, करंट कुछ ऐसे, हीट करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो तीनों सीरीज में है। तो तीनों को मैं ऐड करके मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा, विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब मुझे अगर R इक्विवेलेंट मिल गया तो ये मेरा एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, यानी कि अब ये पूरा तीनों मिल करके ना एक सिंगल दीवार मेरे को मिल गया ना, एक सिंगल दीवार। सिंगल दीवार का मुझे R इक्विवेलेंट पता चल चुका है। सिंगल दीवार जो था उसका ये एंड 20 डिग्री पे रखा हुआ था, ये एंड -10 पे रखा हुआ था। तो यहाँ इस पूरे का हीट करंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, डेल क्यू बाई डेल टी बराबर 20 -10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। दिस इज योर आंसर। बताओ भाई, क्लियर है, कर यस लोगे? यस ये सर। ये यस सर। ये HC वर्मा में सॉल्व है, मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा आपके सीट में, जो मैं आज मैं भेजूंगा तो इसका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। आप लोग घर पे ट्राई करो, मैं इतना बड़ा बड़ा सवाल क्लास में सॉल्व करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। R1 निकाल रहा हूँ, R2 निकाल रहा हूँ, ये सब बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट प्रोसेस मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस बता रखा है, या तो पैरेलल या तो सीरीज में ऐड होगा। तो इसको सीरीज में ऐड करो, तीनों को, R1 का अलग निकालो, R2 का अलग निकालो, R3 का अलग निकालो, आपको ये तीनों सीरीज में दिख रहा होगा। सीरीज में दिख रहा है तो ऐड कर दो। और जब ऐड कर दे तो करंट आप रजिस्टर में क्या करते थे भैया, आपको तीन रेजिस्टेंस अगर दिए जाते थे, R1 R2 R3, इन तीनों के थ्रू आप क्या करते थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे। तो आपने क्या किया था, इन तीनों को अपना सिंगल बना दिया था, तो मैंने भी इन तीनों को एक सिंगल बना दिया। सिंगल बना करके जो V था, V क्या था, यही V को आप मान लो T1 माइनस T2 है। दिस इज द करंट क्यों फ्लो करता है, चेंज इन पोटेंशियल के कारण। हीट करंट क्यों फ्लो करता है, चेंज इन टेम्परेचर के कारण। तो V के जगह T1 माइनस T2 कर दो, और यहाँ से अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I, तो I जो होता है वो हमारा dQ बाई dt होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका अलग, रेजिस्टेंस ही आपका चेंज कर जाएगा जो भी है। ठीक है, इस सवाल को भी करने जाओगे आप, कम से कम 2-3 घंटे आपको मजे में लगेंगे, टाइम बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। बट आप में वो है, बैठने का जज्बा है कि मैं बैठ के मैं 3 घंटा इसको दे सकता हूँ, तो दो। इस एक सवाल को करोगे बहुत दिन तक, ये सवाल आपके 3-4 घंटा इस सवाल को दोगे तो बहुत दिन तक ये मेमोरी में रहता है। दोबारा जब रिवाइज फिर बीच में एक आध बार कर लोगे, फिर आपको 2 घंटे लगेंगे, फिर 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद फिर रिवाइज कर लेना। एक बार में नहीं होता है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कि लग रहा है कि एक बार में क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब मैं बेवकूफ हूँ क्या है, कि मैं बेवकूफ हूँ क्या, मुझे एक बार में समझ नहीं आता है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, आप बेवकूफ नहीं हो, लेकिन आपको मेहनत करना होगा भाई। चलो ये देखो, ये विंस वाला सवाल ये रहा ना, ये विंस वाला सवाल है, विंस डिस्प्लेसमेंट, यही सवाल है। उसमें क्या आया था भाई, जो मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आया था, लेमडा एम आया था और टी आया था, उसके वैल्यू कांस्टेंट थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू, विंस के प्रोसेस के थ्रू मैंने क्या बताया था, मैं सेलेसियल ऑब्जेक्ट का मैं टेम्परेचर निकालता हूं ना, सेलेसियल सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स का मैं टेम्परेचर निकालता हूँ। ये सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई, सर हेवनली बॉडीज। या बहुत, सूर्य, मार्स, जुपिटर,
ऐसे बॉडीज का हम टेम्परेचर निकालते हैं। तो सन का टेम्परेचर हम यहाँ घर बैठे बैठे निकाल लेते हैं। मैंने सन को थर्मोमीटर नहीं दिया कि भाई ये लो भाई थर्मोमीटर लगा के देखो तो तुम्हारा टेम्परेचर कितना है। मैं सन को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपना टेम्परेचर मुझे बताओ भाई, तो मैं थर्मोमीटर दे रहा हूँ तुम्हें निकालो। विंस ने अच्छा उपाय बता दिया था। विंस का जो उपाय था, तो सन से जो एनर्जी आ रही थी उसका सबसे मैक्सिमम एनर्जी जिस समय पाता था ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग का लेमडा निकाल लिया गया। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से तो हम खेलते रहते हैं। लेमडा निकालना कोई आसान, बहुत आसान काम था। लेमडा निकालना हम आराम से निकाल लिए थे। सन का जो एनर्जी आ रहा था उसका मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो लेमडा आया, समझ रही हो लेमडा कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो भाई सब? यस लेमडा सर। कैसे आता है? सन का यस जो सर। एनर्जी होगा उसका मैक्सिमम, कब सन मैक्सिमम एनर्जी अपना दिया होगा अर्थ को, और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक लेमडा भी आया होगा। ठीक है, तो लेमडा मुझे पता चल गया और ये कांस्टेंट होता है, तो मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा सन का। तो सन का टेम्परेचर सिंपली आ गया 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू दे दो 470 इंटू 10⁻⁻9, ये 6120 केल्विन आता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है ना आपको, यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस में मत रखना, ये केल्विन यस। मस्ट है, ये केल्विन मस्ट है ना, ये मस्ट है। तो घर बैठे, मतलब यहाँ बैठे बैठे मैंने सूर्य का टेम्परेचर मेजर कर लिया बिकॉज ऑफ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस ने इतनी मदद कर रखी है भाई, सोचो किसी भी सेलेसियल बॉडीज का, लाइक जुपिटर का, सबका आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर जुपिटर का रोशनी यहाँ तक पहुंचता होगा तब ठीक है, जुपिटर अगर अपना रोशनी मुझे दे रहा है, जुपिटर की हीट मैं मेजर कर ले पा रहा हूँ कि जुपिटर का जो मैक्सिमम एनर्जी जो अर्थ पे कितना आ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेमडा, लेमडा एम कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वाला लेमडा चाहिए ना मुझे। ये लेमडा एम की, लेमडा एम खास खास होता है, एक डोमिनेंट वेवलेंथ होता है। जब आपने उस बॉडी को हीट किया था तो कभी ये रेड दिखाता था, कभी येलो दिखाता था, तो ये एक ही कलर क्यों दिखा रहा है? तो इसका जब टेम्परेचर किसी आप टेम्परेचर 1 पे रखते थे ना, तो इसकी जो एनर्जी होती थी वो मैक्सिमम एनर्जी के समय में सिर्फ एक वेवलेंथ जो होता है ना वो डोमिनेट करता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो येलो वाला जो जो वेवलेंथ होता है ना वो डोमिनेट करता था। तो मुझे सिर्फ येलो दिखता था, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे सिर्फ रेड दिख रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे सिर्फ येलो दिख रहा होता है। कभी कभी ब्लू वगैरह भी दिखता है ना, आप लोग अगर देखे होंगे तो ब्लू वगैरह सब कलर यस। दिखते हैं, सारे कलर दिखते रहते हैं। तो कारण ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ डोमिनेट करता रहता है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर आया ना, अर्थ का जो एनर्जी आया, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी जब भी मुझे मिला होगा, मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग का मैंने लेमडा निकाल लिया। ये मैं निकाल सकता हूँ, वेवलेंथ वगैरह निकालना, अगर एनर्जी डिटेक्टर वगैरह लगा करके आप इसको निकाल सकते हो, ये आप निकाल लोगे। अगर ये निकाल लियो तो इसका और टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये विंस ने मुझे बताया। तो यहाँ से मैंने टी निकाल लिया, सन का टी निकला। ये सन का टी मैंने घर बैठे बैठे निकाला, ये इसकी खासियत है भी। अच्छा है, अच्छा लॉ है, ये भी बढ़िया लॉ है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आया? हाँ, इसका मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया, देखो 6130 है। ओके ओके, 6120 नहीं आएगा, ये 6130 आएगा। ये देखो इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया यहाँ पे, सी वर्मा का कटआउट है, यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल्स करोगे तब जाके ये सब चीजें समझ में आएगी भाई, अदरवाइज थ्योरी रटने से नहीं समझ में आएगा। बराबर ये कोई कांस्टेंट होता है, अगर न्यूमेरिकल्स करोगे तभी ये सब चीजें समझ में आएगी। बहुत बताओ, इतना इतना हल्का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि कोई एफर्ट नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ कि ये 7 न्यूमेरिकल्स जो दिए मैंने, ये वाले ऐसे ऐसे 7 न्यूमेरिकल्स लगातार हैं। आप अगर पढ़े हो ना मुझसे, जितना मैंने पढ़ाया है, एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा इस 7 में से। अगर 7 वर्कआउट के कर ले रहे हो तो अनसॉल्व वाले, अनसॉल्व में लगता है 45 के आसपास सवाल है, 42 सवाल इसके अनसॉल्व है। तो 7 अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, सॉल्व वाले सॉल्व कर ले रहे हो, तो अनसॉल्व में से भी 20-25 तो सॉल्व कर ही लोगे, खुद से कर लोगे, मेरे बिना बताए आप कर सकते हो। प्रॉब्लम ये कि आपको बैठना पड़ेगा। चलो ये लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है, मेरा टाइम हो गया। अब आपसे हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है? सर व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का मटेरियल नहीं है, लिंक नहीं हाँ है। हाँ, वो नहीं है, वो मंडे तक आ जाएगा, मंडे को आ जाएगा। ओके सर, फिर उसमें ही होगी वो एच वर्मा की जो आप पीडीएफ कहते हैं, उसमें ही मिल जाएगी। पीडीएफ तो उसमें डाला हुआ है भाई, आपके लिंक में डाला हुआ है। अभी आप देखो ना, उस जो पुराने वाला जो ग्रुप होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखो, वो डाला हुआ है, पुराने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एचसी वर्मा
एससीओ का पीडीएफ डाला हुआ है पुराने वाले ग्रुप में, जो स्टूडेंट्स मटेरियल करके आता है ना, उसमें डाला हुआ है। ओके है उसमें। तो मंडे को मिलते हैं अब, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करते रहो, जो भी न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो। बाय सर। बाय बाय बाय।